गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 11वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईरर की हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं। ईरर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जेईई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी, जहाँ से हर साल संभवतः एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आता है। और अगर आप इस क्लास को बढ़िया से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 4 नंबर जो है वो श्योर होगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ईरर को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रुटि। त्रुटि किसको कहते हैं? तो वह वास्तविक में किसी भी घटना के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी मेजरमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो होना चाहिए और जो हुआ है, व्यवहारिक और वास्तविक, इस दोनों में जो अंतर है उसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहें तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो किसी भी फिजिक्स की परिभाषा हम लोग इससे पहले के क्लासों में पढ़े हुए थे कि फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है और नेचर के लॉ को समझने के लिए सबसे जो कंबाइंड स्टडी हमारा फिजिक्स को प्योर साइंस कहा जाता है। इसका मूल वजह है कि फिजिक्स की जितनी भी राशियां हैं वो मेजर्ड राशियां हैं, मापी गई राशि है, मापन पर आधारित है। इसलिए हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वास्तव में यूनिट डायमेंशन एंड ईरर। यूनिट और डायमेंशन के बारे में पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग ईरर के बारे में संभवतः पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं। ईरर मतलब हो गया कि ट्रू वैल्यू मतलब किसी भी राशि को का जो सही मान है वह, और जो हम लोग मेजर किए हैं वह, इस दोनों में जो अंतर होता है उसको ही हम लोग कहते हैं ईरर। ईरर मतलब त्रुटि, त्रुटि मतलब गलती, गलती मतलब ये हो गया कि जो हम लोग व्यवहारिकता में, जैसे अगर हम लोग व्यवहारिक जीवन में जो पढ़ते हैं या जो अच्छी बातें सीखते हैं, निश्चित रूप से जब हम लोग दैनिक जीवन में जाते हैं तो वह चीज़ धरातल पर नज़र नहीं आता है। जिसका मूल वजह है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हम लोग कॉपी पर, किताब पर या अच्छी बातें या अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं उसको उतारते समय हर व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है, और उसी कमी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। त्रुटि मतलब हो गया जो होना चाहिए और जो हुआ है, मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वास्तविक मान है, यथार्थ मान है, और जो उसका मापा गया मान है, इस दोनों में जो अंतर है उसी को कहा जाता है ईरर। ईरर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ईरर पर्सनल ईरर हो सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार ईरर हो सकते हैं, ईरर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इस आधार पे ईरर को हम लोग दो कैटेगरी, दो बेसिस पर बांटते हैं। पहला कॉज ऑफ ईरर, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ईरर। कॉज ऑफ ईरर का मतलब हो गया त्रुटि के पीछे के कारण। त्रुटि होने के कई सारे कारण होते हैं, वो पर्सनल भी हो सकते हैं और सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो 2 तरह के ईरर हो गए, एक पर्सनल और एक सिस्टमैटिक ईरर। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देखें तो कॉज ऑफ ईरर के आधार पर ईरर 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा जो है वो ईरर को बांटा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ईरर के आधार पर, अर्थात त्रुटि कितना हुआ। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो त्रुटि का परिमाण कितना है इस आधार पे त्रुटि को बांटा गया है। और दूसरा त्रुटि होने के कारण के आधार पे बांटा गया है। तो त्रुटि होने के कारण के आधार पे त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिस्टमैटिक ईरर, दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटल ईरर, और तीसरा हो गया रैंडम ईरर। पहला हो गया सिस्टमैटिक ईरर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटल ईरर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। तीसरा हो गया रैंडम ईरर, जिसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। थ्योरेटिकल रूप से हर साल, इस साल जैसे नीट में एक क्वेश्चन था इस पर आधारित कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर का जो फैक्टर है उसके कारण किसी भी त्रुटि होती है तो वह किस त्रुटि के अंतर्गत आएगी। तो याद रखेंगे, पहला है सिस्टमैटिक ईरर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल ईरर, और तीसरा है रैंडम ईरर। यह कंसेप्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। फिजिक्स का अगर मैथमेटिकल अप्रोच देखें तो यहाँ पर इस कॉज ऑफ ईरर के आधार पर उसमें मैथमेटिकल अप्रोच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह केवल समझने की बात है, और अगर आपके समझ में यह त्रुटि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आए तो आसानी से आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं। पहला है सिस्टमैटिक ईरर।
नाम से ही क्लियर है, सिस्टम, अर्थात जिस तरीका से हम काम करते हैं, जिस फॉर्मूला का हम उपयोग करते हैं, जिस मेथड का यूज करते हैं या जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, अगर उसमें त्रुटि है तो इस वजह से जो एरर होगा वो कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। क्या कहलाएगा? सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर कहने का मतलब है कि मेथड में, फॉर्मूला में और सिस्टम में। सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग काम करते हैं, अगर इसमें एरर है, इसके कारण से त्रुटि हो रही है, तो वह कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। जैसे जब हम लोग जी का मान कैलकुलेट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान जब हम लोग निकालते हैं तो Gm/r²। पृथ्वी सतह के लिए हम r का मान लेते हैं, पृथ्वी सतह, लेकिन अगर पृथ्वी सतह से थोड़ा ऊपर है तो उस हाइट को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। या मेजर करते समय बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से कुछ चीज़ें नज़रअंदाज होते हैं जो फॉर्मूला में संबंधित नहीं रहता। जैसे जी का मान कैलकुलेट करते समय एयर के रेसिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो यह सिस्टम का दोष है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हो गया मेथड में कमी हो, सिस्टम में कमी हो या आपके फॉर्मूला में कमी हो। इसके कारण जो फॉर्मूला के कारण, मेथड के कारण या सिस्टम के कारण जो एरर हो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। हमारा थ्योरी में अगर कमी हो, जैसे अभी हमने कहा कि जब जी का मान मेजर करते हैं तो एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं तो जब भी कोई जी का मान निकालेगा तो वह एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देगा। तो यह सबके लिए एक समान होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। चूँकि जी का मान जब हम लोग मेजर करेंगे Gm/r², तो हम सभी जानते हैं कि जनरली हम लोग यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब कभी हम प्रैक्टिकल रूप से किसी भी जगह, चाहे इक्वेटर पर, चाहे पोल पर, किसी भी बिंदु पर अगर जी का मान निकालेंगे पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, तो यह वास्तव में अलग अलग जगहों के लिए, जैसे अगर हम लोग पोल के लिए देखें तो अलग मान आएगा, इक्वेटर के लिए देखें तो अलग मान, और हर जगह जी का मान बदलता है। ये अलग बात है कि जब हम लोग काम करते हैं तो यह अंतर इतना छोटा होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन वह जो एरर है, वह जो कमी है, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर होने का कारण है मेथड में कमी होना, थ्योरी में कमी होना या फॉर्मूला में कमी होना। सिस्टमैटिक एरर होने के 3 कारण, मेथड में कमी, थ्योरी में कमी हो, या नहीं तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए उस फॉर्मूला में कमी हो या कुछ त्रुटि हो, तो इसके वजह से जो भी त्रुटि आएगा वह कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर हम लोग कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि का मतलब हो गया कि मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे करंट को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, जैसे अगर कोई मीटर स्केल मान लीजिए बना रहा है, स्केल बन रहा है, और वह अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, अगर उसको बनाते समय किसी त्रुटि की वजह से वह 100 के बदला 101 सेंटीमीटर पर बन गया या 99 सेंटीमीटर पर ही 1 मीटर बन गया, तो उसके द्वारा जितना मेजरमेंट होगा तो वह निश्चित रूप से अपूर्ण रहेगा, अर्थात त्रुटि होगा। और यह जो एरर होगा, जो किसी इंस्ट्रूमेंट के शेप की वजह से या मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के बनावट के आधार पर या उसके जो फार्मा है उसके में त्रुटि के वजह से जो एरर होगा वह कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो, जैसे चूँकि जनरली जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
एमीटर है, वोल्टमीटर है, थर्मामीटर है, सबके लिए हमने किसी न किसी को मानक तय किया हुआ है। और वह यंत्र बनते समय यदि कुछ त्रुटि हो गई तो उस यंत्र से जो भी चीज़ मापी जाएगी उसमें थोड़ा न थोड़ा त्रुटि, जैसे वोल्टमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, हमें पता है कि वोल्टमीटर को चलने के लिए जितना करंट चाहिए उतना वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद ही वह मेजर्ड वैल्यू देगा। यह निश्चित रूप से सिस्टम के अंतर्गत त्रुटि हो गई। और अगर उसके बनावट में कमी है, शेप में कमी है, डिजाइन में गड़बड़ी है, जैसे कोई गोल होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए और वह थोड़ा सा नुकीला हो गया, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा जो मेजरमेंट होगा, अब जैसे हम लोग ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं कड़ी से, अब उस कड़ी में अगर प्रत्येक कड़ी एक जैसा नहीं है तो वह जो त्रुटि होगा वह त्रुटि किसके अंतर्गत आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आएगा। मतलब हो गया कि थ्योरी में कमी हो, फॉर्मूला में कमी हो या आपके मेथड में कमी हो, इसके कारण जो त्रुटि होगी वह कहलाएगी सिस्टमैटिक एरर। थ्योरी में कमी हो, फॉर्मूला में कमी हो या मेथड में कमी हो, इसके कारण जो त्रुटि होगी वह कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। शेप या डिजाइन, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट का शेप या डिजाइन उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो त्रुटि क्रिएट हो गई, जो एरर आ गई, उसके कारण उसके द्वारा जितना भी मेजरमेंट होगा वह निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण होगा, गलती से युक्त होगा, तो ऐसा एरर कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस दोनों को छोड़कर सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, इस दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे अभी अभी हमने जिक्र किया कि जी का मान मेजर करते समय हवा के प्रतिरोध को छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि गैलीलियो ने कांच का, लोहा का और पंख को एक साथ गिराकर साबित किया कि तीनों एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो निश्चित रूप से अगर तीनों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लोहा का गोली पहले गिरेगा, कांच का उसके बाद गिरेगा और पंख जो है वो सबसे देरी से गिरेगा। तो अगर हम लोग अपने थ्योरी को देखें तो उसके अनुसार तीनों को एक साथ धरती पर गिरना चाहिए, लेकिन हम लोग जो उसको अनुभव करते हैं या व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों के रिजल्ट जो है वो हमारे परिणाम जो हमारा थ्योरी है उसके विपरीत आ रहा है। इसका कारण क्या है? तो एयर रेसिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध है। तो हवा है, टेम्परेचर है, जैसे इस साल नीट का क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए वोल्टेज के फ्लक्चुएट करने के कारण जो त्रुटि होगा, वोल्टमीटर या मान लीजिए एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं, तो इसके कारण जो त्रुटि होगा वह किसके अंतर्गत आएगा? तो वह वास्तव में आ जाएगा रैंडम एरर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रैंडम एरर। या आप कह सकते हैं कि वह सारे एरर जिसके बारे में हमको पता है, मतलब जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है कैलकुलेशन करते समय, तो वह कहलाता है रैंडम एरर। और रैंडम एरर मतलब ये हो गया कि सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर को छोड़कर जितने भी एरर आएंगे वो सारे एरर कहलाएंगे रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में जैसे पर्सनल एरर भी इसमें आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मेजर करते समय अगर कपड़ा मेजर कर रहा है और उसका ध्यान कहीं और है तो इसके कारण जो त्रुटि होगा तो वो पर्सनल एरर हो गया। पर्सनल एरर भी आ जाएगा रैंडम एरर के अंदर। तो एरर होने का एक ही कारण है केयरलेसनेस, और सावधानीपूर्ण अगर हम लोग तरीका से मेजर करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमको मेजर करना चाहिए या जो हमको रिजल्ट चाहिए वह रिजल्ट हमको प्राप्त नहीं होता है। तो वह जो हमारा होना चाहिए और जो हुआ है, इस दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं एरर, त्रुटि। तो त्रुटि होने का मेन वजह है यह पर्सनल भी हो सकता है, आपकी अपनी लापरवाही भी हो सकती है, और कुछ जो है वो सिस्टमैटिक होती है, सिस्टम की वजह से होती है। हम जिस परिवेश में हैं उस परिवेश के कारण भी हमारे काम पर कुछ असर पड़ता है, कुछ कमियां आती है, तो यह कहलाती है रैंडम एरर में आ जाएगा। तो सिस्टम के कारण जो एरर होगा अर्थात थ्योरी, फॉर्मूला और मेथड, इसके कारण जो एरर होगा वह कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर।
हमारे इंस्ट्रूमेंट के शेप और डिजाइन के कारण जो एरर होगा वह कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस दोनों के अलावा आपका पर्सनल केयरलेसनेस हो या किसी दूसरे के केयरलेसनेस का प्रभाव आपके आप किसी के भरोसे हैं और उसके कारण आपके कामों में त्रुटि हो रही है, ये सारे त्रुटि आ जाएंगे। पर्सनल हो चाहे किसी दूसरे की वजह से हो या किसी दूसरे फैक्टर की वजह से हो। जैसे अगर हमारा एमीटर सही है, वोल्टमीटर सही है और हम जब माप रहे हैं उस समय वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो निश्चित रूप से एमीटर या वोल्टमीटर जो है वह एक्यूरेट करंट का मान या पोटेंशियल डिफरेंस का मान नहीं देगा। तो यह सब बाहरी कारण, चाहे हवा का रेसिस्टेंस हो, वोल्टेज का फ्लक्चुएट हो, इन सारे कारणों से जो एरर होगा वह कहलाएगा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर है, तो एरर होना स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है, दुनिया का कोई भी मेजरमेंट जो है वह एरर से फ्री नहीं हो सकता। अर्थात दुनिया में जब भी मेजरमेंट होगी एरर का होना तय है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और वह जब भी काम करेगा तो उससे त्रुटि होगा ही होगा, गलती होगा ही होगा। तो फिर हमारे पास उपाय क्या है, साइंस कहती क्या है? तो एरर को पूर्ण रूप से समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो हमारे हाथों में है, अर्थात जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में ऐसी है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ का चीज़ नहीं है। तो फिर दूसरा उपाय बच जाता है कि इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। और वह व्यक्ति उतना अच्छा होगा जिसके त्रुटि जितना कम होगा। और त्रुटि को कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करिए। जितना बार आप रिपीट करिएगा ऑब्जर्वेशन को, जितना बार आप अपने काम को बार बार रिपीट करिएगा, दोहराइएगा, उतना आपकी त्रुटि जो होगी वह कम होती जाएगी और निश्चित रूप से आप ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक पड़ जाएंगे। तो एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ टाइम्स। जितना बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यही कारण है कि आप दुनिया का कोई भी काम जितना अभ्यास करिएगा, जितना प्रयास करिएगा, जितना बार प्रयास करिएगा, आप में त्रुटि होने की संभावना उतनी कम होगी और निश्चित रूप से आप सही वैल्यू के उतना नज़दीक पहुंचिएगा। तो एक ही उपाय है एरर का। एरर को कम करने के लिए मेजरमेंट को रिपीट करते रहिए, और जो जितना बार मेजरमेंट करेगा उसका वैल्यू ट्रू वैल्यू के उतना नज़दीक पहुंचेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम भी सही मानों तक पहुँचे, ट्रू वैल्यू तक पहुँचे, तो आपको अपने अभ्यास को लगातार जारी रखना पड़ेगा, कंटिन्यू उसको रिपीट करना पड़ेगा। और जितना आप रिपीट करते रहेंगे, निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे अपने कामों को रिपीट करते रहना होगा, और जितना रिपीट करता जाएगा उसकी त्रुटि उतनी कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा होगा कि लगेगा कि त्रुटि अब नहीं होगा। और किसी भी काम में जो भी व्यक्ति रेगुलर अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देता है, अभ्यास पर ध्यान देता है, वह अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से सबसे सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और इसीलिए कभी कभी अक्सर हम लोग कुछ इंसानों को भगवान का नाम दे देते हैं, क्योंकि उसके अभ्यास में इतनी पूर्णता आ जाती है कि वहाँ पर गलती होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तब हम लोग कहते हैं कि यह वास्तव में मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा सही होना मुश्किल काम है, असंभव नहीं है। लेकिन ये बात है कि आप अपने काम को जितना रिपीट करिएगा, एक्सपेरिमेंट को जितना बार रिपीट करेंगे, हम लोग उसके ट्रू वैल्यू के उतना नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो एरर को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। और निश्चित रूप से कम करने का एक ही उपाय है कि बार बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। तो इन सारे एरर को, चाहे वो सिस्टमैटिक एरर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो और रैंडम एरर हो। अब इसके लिए साइंस करता क्या है? तो जैसे कुछ थ्योरीज हैं जिसमें कुछ कमियां थी, तो हम लोग प्रयास करते हैं उसको सुधार करने का। सुधार कैसे होगा? जैसे मान लीजिए फॉर्मूला में कमी है, मेथड में कमी है, तो जो उसमें कमी है उसको, जैसे न्यूटन के गति के नियम में, तो ऑब्जर्वेशन टाइम जो है
देखकर लिखने में जो समय लगा उसको मेजर नहीं किया गया। तो उन सारे मानों को जो लिखा गया, अभी जैसे कुछ के द्वारा दावा किया जाता है उस टाइम, चूँकि जब तक हमने देखा और उसको ऑब्जर्व करके लिखा तब तक भी टाइम बीत चुका था। उस टाइम को हम लोग जैसे v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे उस टाइम को नज़रअंदाज करके लिखे गए जितना टाइम ऑब्जर्वेशन करने में लगता है। अब बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, न्यू साइंटिस्टों के द्वारा दावा किए जा रहे हैं कि उस टाइम को भी इस इक्वेशन में कैलकुलेट किया जाए, और जितना टाइम पीरियड बढ़ रहा है निश्चित रूप से हम लोग उतना ट्रू के नज़दीक पहुंचते हैं। तो दूसरा उपाय है कि हम लोग अपने थ्योरी को इम्प्रूव करें, मेथड को इम्प्रूव करें, फॉर्मूला को इम्प्रूव करें, और अगर इम्प्रूवमेंट करने से भी जो हम चाहते हैं, हमारा डिजायर्ड जो एम है, लक्ष्य है, सही वैल्यू तक पहुंचना, अगर नहीं पहुंच पा रहे तब अंतिम उपाय है कि हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हमारा थ्योरी भी चेंज होगा, फॉर्मूला भी चेंज होता है और मेथड भी चेंज होता है। तो साइंस हमेशा करेक्ट करता है, मतलब अपने आप में इम्प्रूव करिए तो आपकी त्रुटि कम होती जाएगी, और अगर बहुत इम्प्रूव करने के बाद भी परिवर्तन नहीं आ रही है, त्रुटि ख़त्म नहीं हो रही है, तब एक ही उपाय है कि उसको चेंज कर दीजिए। तो दो उपाय है, अगर हम चेंज करने की स्थिति में नहीं हैं तो हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें, और इस प्रकार से एरर को कम किया जा सकता है। तो अगर हमारा थ्योरी में एरर का होगा, फॉर्मूला में एरर होगा, मेथड में एरर होगा, तो पहले हम उसके इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देंगे, और अगर इम्प्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा तब हम उस थ्योरी को, फॉर्मूला को या उस मेथड को चेंज कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारे थ्योरी जैसे थे जो पहले सही था और आज के डेट में, जैसे हम लोग इथर मीडियम की बात की, हाइपोथेटिकल थ्योरी था, लेकिन आज के डेट में वो सही नहीं है। तो साइंस में कोई भी चीज़ जो है वह परफेक्ट नहीं है और अंतिम नहीं है, यह हमेशा इम्प्रूव होते रहता है, और इसलिए कोई भी थ्योरी जो आज आप पढ़ रहे हैं यह ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो क्या हो, सही हो। इसलिए ये हमेशा इम्प्रूवमेंट पर ध्यान है, और अगर इम्प्रूवमेंट से एरर की निराकरण नहीं हो पाती है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। यह तीन प्रकार के एरर मूलतः कॉज ऑफ एरर के आधार पे होते हैं। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, एरर का जो परिमाण है उसके आधार पर जो एरर होते हैं, मैग्नीट्यूड के आधार पर जो एरर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको भी चार कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंतर को। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू हम लोग किसको कहेंगे, सही मान हम किसको कहेंगे, तो सही मान कहा जाता है फिजिक्स की दुनिया में एवरेज वैल्यू को, मीन वैल्यू को, औसत मान को। तो किसी भी ट्रू वैल्यू मतलब हो गया मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर होगा वही कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहा जाता है। मीन वैल्यू मतलब औसत मान। औसत आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो भी राशियां आपको दी गई है सभी राशियों का जोड़ आ बट्टे उसकी संख्या। सम ऑफ ऑल डाटा बाय नंबर ऑफ ऑल डाटा, मतलब सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना बार आपने मेजर किया और बट्टे जितना आपका मेजर्ड वैल्यू आया उस सब का जोड़ बट्टे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या से भाग दे दें तो आपको मीन वैल्यू निकलेगा। और मीन वैल्यू से अगर हम मेजर्ड वैल्यू घटा दें तो वह हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। अगर मान लीजिए किसी राशि ए को मेजर करने में हमने 5 बार यूज किया तो मीन वैल्यू होता है, आपको पता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाय 5। तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका है कि टोटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जोड़ बट्टे उसकी संख्या। अब मीन वैल्यू निकल गया तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, और एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का होगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट क्या होगा, तो AM माइनस A1, फर्स्ट मीन वैल्यू माइनस आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू। सेकेंड में अगर हम लोग देखें
तो AM माइनस A2। यह बात गौर करने वाली बात है कि एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो प्रत्येक मेजरमेंट का होगा। और दूसरा बात, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पर मॉडुलस चिन्ह का इस्तेमाल किया है। अगर हमारा मीन वैल्यू बड़ा है तो मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटेगा, अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू बड़ा है तो मेजर्ड वैल्यू से मीन वैल्यू को घटेगा। मतलब यह कि एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का अलग अलग होगा और यह हमेशा पॉजिटिव होगा, यह कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे तो आसानी से मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जा सकता है। क्या? तो सभी एब्सोल्यूट एरर का जोड़ और बट्टे उसकी संख्या, मतलब जितना एब्सोल्यूट एरर है उसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल लें तो वही कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब है कि टोटल एब्सोल्यूट एरर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कहते हैं किसको? रिलेटिव एरर कहते हैं हम लोग कि मीन एब्सोल्यूट एरर और बट्टे मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसको आपने ट्रू वैल्यू माना उसका मान, उसका मीन वैल्यू, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका, दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाता है रिलेटिव एरर। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालिएगा तब तक मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा, जब तक मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा तब तक रिलेटिव एरर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको हर स्टेप की जानकारी होनी चाहिए। चूँकि यह मैथ से रिलेटेड है तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालिए। मीन वैल्यू मतलब हो गया ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को घटा लीजिए, प्रत्येक टर्म का निकलेगा आपको एब्सोल्यूट एरर। उन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकाल लीजिए, वह कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर टोटल का होगा और एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक टर्म का होगा। और रिलेटिव एरर हो गया एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस भौतिक राशि का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस भौतिक राशि का मीन एब्सोल्यूट एरर और उसका जो मीन वैल्यू है उसका रेशियो कहलाएगा रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज में बदल दें, अर्थात मैथ की भाषा में 100 से गुना कर दें, तो वह कहलाएगा परसेंटेज एरर। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के आधार पे एरर 4 प्रकार के, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो हम लोग इस तरह से आज जाना कि एरर को हम लोग 2 बेसिस पर बांटते हैं, पहला कॉज ऑफ एरर के आधार पे और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के आधार पे। कॉज ऑफ एरर के आधार पे एरर को हम लोग जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और रैंडम एरर। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जहाँ पे हम लोग उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, फार्मूला की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं, शेप और साइज की बात करते हैं। ख़त्म नहीं किया जा सकता है एरर को, लेकिन इसको कम करने का उपाय है ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को जितना बार आप रिपीट करेंगे ट्रू वैल्यू के उतना नज़दीक पहुंचेंगे। ख़त्म करना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा अपने थ्योरी को, फार्मूला को, मेथड को, शेप को और साइज को इम्प्रूव करते हैं। और लाइफ में यदि सक्सेसफुल भी होना है तो निश्चित रूप से आपको अपने आप में हमेशा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो हम उस थ्योरी को, मेथड को या फार्मूला को चेंज कर देते हैं। और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के आधार पर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के आधार पे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। यह मैथ से रिलेटेड है तो यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हम लोग एरर का जो प्रोपेगेशन है, जोड़ घटाव गुना भाग, या जिसको आप कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अगले वीडियो में हम लोग इस सेक्शन को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।